यार ममा, क्या हो गया है आपको? इतनी सी बात पर भला तबीयत कौन खराब करता है? वो जुमर बेगम को बुखार में फुकता देख जरा खफा से लहजे में बोली थी। तुम्हारे नजदीक ये इतनी सी बात है? वो ना चाहते हुए भी उत्साह हुई। जी ममा, बहुत छोटी सी बात है ये। वो नजर चुराती इस बार इनकी तोपों का रुख अपनी जानिब मोड़ चुकी थी। हाँ, यही हठधर्मी है तुम्हारी, जिसकी वजह से तुम माँ को और माँ की किसी बात को खाते में नहीं लाती। मैं फिर कह रही हूँ, आयरा, होश के नाखुन लो। जिस शख्स के खिलाफ तुम केस लड़ रही हो वो मरवान का बाप है। इन्होंने अपनी बेटी की हिमाकतों पर सर पीट लिया था। अच्छा ना मामा, सुन लिया मैंने। वो निराश हुई। और अमल कब होगा? इन्होंने खशमगीन निगाहों से घूरा। आप जो चाह रही हैं वो मुमकिन नहीं। वो एक बार फिर तल्ख हुई। या मेरे अल्लाह, मुझे तो रह रह कर तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। ये क्या हिमाकत कर बैठी हो? वो गुस्से से बोली। कोई हिमाकत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? इसने इन्हें कायल करना चाहा। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा। क्या हवाओं में सब ठीक हो जाएगा? वो सीख पा हुई। वो हफ्फत ज़दा सी निगाहें चुरा गई। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? अब की बार वो मसनूई गुस्से से बोली। तुम्हें फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। वो ना चाहते हुए भी तल्ख लहजे में बोली थी। और बस यहीं आकर आयरा की बस हो जाती थी। वह बज़ाहिर मजबूत नजर आने वाली लड़की माँ की नाराजगी और सख्त लफ्जों पर कतई आंखों में आंसू भर लाई थी। लेकिन मुझे तो आपकी खराब तबीयत से बहुत फर्क पड़ता है। मैं अपनी फूफो को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। वो निगाहें झुकाए खामोश आंसू बहा रही थी जब अकाब से मरवान की भारी गंभीर मर्दाना आवाज उभरी। वो दोनों ही चौंक गई थी। मरवान, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ मेरे पास आओ। आज वो हमेशा की तरह भतीजे को देख चहकी नहीं थी। वो सियाह रंग सूट में मलबूस किसी मुरझाए हुए गुलाब सी आयरा को गाल करता देख एक बेतासुर निगाह डालता कदम उठाकर नजदीक आया। वो जरा फासले से बेड पर ही बैठ गया था। क्या हुआ तबीयत को? चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। वो इनका हाथ थाम कर नरमी से बोला था। मैं डॉक्टर के पास एक ही शर्त पर जाऊंगी। पहले तुम इस लड़की से कहो कि अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से बाज आ जाए और ये केस लड़ना छोड़ दे। वो बोलते हुए हाँफ गई थी। मम्मा, क्या हो गया है आपको? क्या बच्चों जैसी जिदें कर रही हैं? वो जुमर बेगम के तकाजे पर तिलमिला कर रह गई थी। आयरा, मुझे बात करने दो। इसे तहम्मुल रखने का इशारा किया जो मुंह बनाती चूल्हे पर दम लगी यखनी लाने की गर्ज से किचन की जानिब बढ़ गई थी। फुप्पो, क्या हो गया है आपको? वो इनके हाथ थामता करीब ही नीचे घुटनों के बल बैठा था। मरवान, ये क्या चाह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तुम दोनों ने किसी के इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या हम मर गए थे? वो शदीद इज़्तिराबी कैफ़ियत से 2-4 मरवान को भी छिड़क चुकी थी। अल्लाह पाक आप लोगों का साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसने समझाना चाहा। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं रहा मरवान। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बच्ची को इसके घर का करना चाहती हूँ। इन्होंने दबे लफ्ज़ों में अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। मरवान को चुप्पी सी लग गई थी। तुम दोनों ने किसी से राय मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। कभी ये सोचा है कि इस फैसले का क्या अंजाम हो सकता है? वो सख्ती से बात पुरस कर रही थी। एक बार केस खत्म हो जाने दे फूफो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। क्या ठीक करोगे बेटा? तुम्हारी मंगनी भाई साहब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और इस सब में तुम लोगों की यही हिमाकत। वो तासुफ से बल खाती रह गई। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और प्लीज खुद को यूं सोच सोच कर हलकान करना छोड़ दें। आयरा मेरी जिम्मेदारी है। वो शदीद टेंशन के बायस मुस्कुरा भी ना सकी। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा पुप्पो? इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख चेहरे पर मलाल दर आया था। तुम पर यकीन है मगर किस्मत के चक्कर से डर लगता है। दरवाजे से दाखिल होती आयरा के कदम थम से गए थे। आपने बिला वजह की सोचें पाल रखी हैं ममा। अभी आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि आरजी सहारों की जरूरत पड़े। मैं अपना आप खुद संभाल सकती हूँ। वो जताते लहजे में बोली। मरवान ने इसका दुपट्टे से ढका सर देखता आदमी से जिसे बस तंज करने का मौका चाहिए होता था। बस यही, ये जो तुम्हारी गज भर लंबी जबान है ना, और हर धर्मी। डर लगता है मुझे आयरा। लड़कियों का इतना बेबाक होना अच्छा नहीं होता। हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, यहाँ औरत की इतनी आज़ादी को अच्छा नहीं समझा जाता।
वो एक बार फिर बेटी के सामने हार गई थी, जबकि वो मरवान को घूर रही थी। माशरे की परवाह है किसे ममा? वो अजीब बेपरवाह लहजे में गोया हुई थी। मरवान समझा लो इस लड़की को। वो बेटी को घूर कर बोली, जो अब रिलैक्स और शरारती नजरों से आयरा की क्लास लगने पर लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं क्या समझाऊं फूफो, ये लड़की तो मेरी किसी बात को खाते में ही नहीं लाती। वो शरारती लहजे में छेड़ने की गर्ज से बोला, जो एक छोटे साइज बाउल में सूप निकालती अब पिसी हुई काली मिर्चें छिड़क रही थी। तुम यहाँ बातें बनाने आए हो या ममा को अस्पताल ले जाने? वो खूंखार अंदाज में पलटी थी। ये किस अंदाज में बात करती हो तुम मरवान से? मैंने इस दिन भी कहा था, फिर कह रही हूँ, अपनी सोच को कबल दुरुस्त कर लो आयरा। वो जबान पर जरा लगाम डालो। जुमर बेगम की झिड़की पर वो लब खींच कर रह गई। ठीक बोल रही हैं आप फूफो, और मैंने इसे कितनी बार कहा है कि अब मुझसे आप कहकर बात किया करे। बाहर मेरी बहुत इज्जत है, जब ये मोहतरमा तुम कहती हैं तो सब तमस्खर आमेज नजरों से घूरते हैं मुझे। वो जल्दी पर तेल का काम कर रहा था। तुम अपना मुंह, लफ्ज मुंह में अधूरे ही रह गए थे। खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाओ आयरा। और खबरदार, जो तुमने आइंदा मरवान को तुम कहकर मुखातिब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। वो तंबी लहजे में बोली, जबकि इसने चुप कर शरारत से आंख दबाई, जिसका चेहरा गुस्से की तमादर से सुर्ख पड़ गया था। जो हुक्म वालदा साहिबा, अब जरा नाचीज की जात पर एक एहसान अजीम कीजिए और अपने लाडले भतीजे के साथ अस्पताल चली जाएं, वरना इन साहब का खाता खुल जाएगा कि मैंने फजूल में बुलाकर मिरवान जी का टाइम वेस्ट किया। वो दांत किचकिचा कर बोलती शदीद तपी हुई दिखाई दे रही थी। जी फूफो चलें, और आप भी जल्दी से चादर लेकर आएं। वो जान कर जरा रोब से बोलता मुस्कुराया। सुमन बेगम ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाते इनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। जो हुक्म आलीजा। वो तंजिया जुमला पास करती वॉकआउट कर गई थी, जब ही इसकी पुश तकते मरवान की कमर पर अचानक एक धमोका जड़ा गया। वो सटपटाया। तंग ना किया करो मेरी बच्ची को। आधा खून तो गुस्सा कर करके ही चला लेती है। इस बार वो बेटी के हक में बोली थी। जो हुक्म। वो शरारत से सर झुका गया तो वो भी मुस्कुरा दी। आयरा चादर लेकर आई तो वो इशारा करता बाहर निकल आया था। अब वो तीनों अस्पताल के रास्ते की जानिब गामजन थे। रात का सियाह अंधेरा हर सू अपने कुशादा पंख फैला चुका था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। मौसम के तेवर तो सुबह से ही बिगड़े हुए थे, और अब तेज हवाओं के संग मीना बरसने लगा था। आयरा मेहमान की मौजूदगी के बायस डिनर का एहतमाम करने की गर्ज से काफी देर से बावर्ची खाने में घुसी हुई थी। इन्हें अस्पताल से वापसी पर काफी देर हो गई थी। मरवान अभी तक जुमैद बेगम के पास मौजूद इनकी दिलजोई करने में मसरूफ था, जो ना जाने क्यों आज हद से ज्यादा परेशान थी, या फिर अपने सगे भाई से मायूस थी। वो सारा खाना तैयार कर चुकी थी, अलबत्ता अब बस आखिरी मराहिल में था। चश्माला भी सब रेडी है? वो जरा मसरूफ से अंदाज में बोली थी। जी मैडम, आप कहती हैं तो मैं साहब को और मैडम को बुला कर लाती हूँ। वो आखिरी काम चूल्हा साफ करती एक गहरी सांस लेकर पीछे हुई। नहीं, आप ठहरे, मैं खुद देखती हूँ। वो कमर पर कसा दुपट्टा खोलती इस वक्त फुल घरेलू हुलिये में पसीना पसीना हो रही थी, जब ही वहां मुस्कुराता हुआ मरवान दाखिल हुआ। तो हमें कमरे में अकेला छोड़कर कहाँ मसरूफ हो गई हो लड़की? मरवान ने जांचती नजरों से इसके सरापे का जायजा लिया। घूर सियाह घुंघराले बालों का जूड़ा बना रखा था। लॉन के सियाह रंग चादर से शलवार सूट में मलबूस वो आतिश फिसा कामनी लड़की सीधा दिल में उतर रही थी। कुशमाला भी आप जाएं, जरा मम्मा को देखें, मैं ये सब देख लूं। वो मरवान को घूरती इन्हें किचन से निकाल चुकी थी, जो मजे से ओपन किचन काउंटर के ऐन सामने रखी हाई चेयर संभाल कर बैठ गया था। बैरिस्टर साहिबा, क्या आपने ये सारे लजीज पकवान हासिल खात माँ बदौलत के लिए अपने हाथों से तैयार किए हैं? मतलब आप शायद दुनिया की वाहिद वकील होंगी जो अपने मुखालिफिन को घर बुलाकर इस कदर इज्जत से नवाजती हैं। मेहमान नवाजी की दाद देनी पड़ेगी। वो सलाद की प्लेट से खीरे का पीस उठाकर मुंह में रखकर शरारत से बोला, वो क्या है ना मिस्टर मिरवान, हम खानदानी लोग हैं। हम मुखालफत में भी अदब व अदा मलूज़ खातिर रखने के पाबंद हैं। वैसे भी दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, और दुश्मनी का पहला उसूल यही है कि हरीफ की बेइज्जती भी इतनी इज्जत से की जाए कि मुकाबिल को फूलों का गुलदस्ता महसूस हो। वो इसे तपाने की गर्ज से लबों पर भस्म कर देने वाली मुस्कुराहट से जाकर गोया हुई थी, जबकि वो धीर हड्डी की तरह उल्टा कहका लगा उठा था। तो आप मोहतरमा गालिबन हमें बिला वास्ता खानदानी ना होने का ताना दे रही हैं। आयरा ने इसकी बात घुमाने पर कीना दोस्त निगाहों से घूरा था। बिल्कुल, खानदानी लोगों की ये हरकतें नहीं होती कि किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और मेहमान खाने में बैठने के बजाय
मेज़बान के बावर्ची खाने में ही तशरीफ़ ले आए। इसने भी घूर कर हिसाब बराबर किया था, जिसे चंदा फ़र्क नहीं पड़ा था। लबों के साथ-साथ आँखें भी मुस्कुराई थीं, जबकि मुँह मुसलसल चल रहा था। ओह! तो मेज़बान से किसने कहा है कि वो मेहमान को तवज्जो देने के बजाय फ़ज़ूल की खातिरदारियों में मसरूफ़ हो जाए? क्या मेज़बान को हमारे दिल तक रसाई नहीं है कि हम इन लज़ीज़ पकवानों के भूखे नहीं, बल्कि इनकी एक निगाह उल्फ़त के मुंतज़िर हैं? इसके लहज़े की गंभीरता पर इसने हफ़्फ़त से निगाहें चुराई थीं, मगर डिटाई हूँ ना हो कायम थी। देखिए मेहमान साहब, भूखा तो हम अपने घर से दुश्मन को भी नहीं भेजते, आप तो फिर हमारे साथ ही मुख़ालिफ़ ठहरे। सीने पर बाजू लपेटे वो इसकी बकवास नज़रअंदाज करती, अज़ली लापरवाही से खोया हुई। वैसे बैरिस्टर साहिबा, साथी मुखालिफिन के लिए इस कदर एहतमाम की कोई ख़ास वजह? वो स्याही आँखों में शरारत समोए मायरा खैज़ी से बोला था कि तुम क्या इस घास-फूस से ही पेट भर लोगे? इसका शरारती जुमला नज़रअंदाज करती इसके हाथ पर हाथ मारती अब वो ज़रा खफकी से बोली थी। ओह अच्छा, याद आया। आपने तो अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है, तो ज़ाहिर है अब इस नाकर्दी को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। वो शरारत से बाज नहीं आया था। आयरा ने आईब्रो उठाए। मैंने नहीं बनाया, कशमाला बी ने बनाया है। इसने इसकी खुशफहमी दूर की। रियली? इसने इस्तेज़ाई अंदाज में कहते सर झटका तो वो हफ़्फ़त छुपाने को मुस्कुराई। यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। वह दिलरुबा अंदाज में शेर पर था इसे झेपने में मंजूर कर गया। जिसने घूरने पर इत्तेफाक किया था, वो मुस्कुरा कर अपनी नशित से उठा। मामा आप यहाँ क्यों आ गई? वो जो अब इसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था, एकदम से टकरा कर ठहरा, जो इसकी बौखलाहट पर शदीद अंदाज में कहका लगा थी। दूसरी सिम से किचन से बाहर निकल गई थी। हसीन लड़की, तुमने लौट कर वापस से मेरे पास ही आना है। वो पीछे से हाँक लगाता इसे बावर कराना नहीं भूला था। फिर खुद भी सर झटकता, दिलकशी से मुस्कुरा था। हौले से सर में हाथ फेरता, खुद भी इसके पीछे पड़ा था। निशात बेगम साहबज़ादे कहाँ हैं आपके? बाहर मौसम देखा है? कुछ खैर खबर है? अजमल साहब मेहरबान का मोबाइल बंद कर जाने पर कड़े तेवर लिए इस्तफसारिया गोया हुए। जुमैट की तरफ गया है अजमल साहब, मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है। कह रहा था जुमैट की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल से अभी घर पहुंचा है। इन्होंने शौहर के बिगड़े तेवर देख रसानियत से जवाब दिया। क्यों, बेटी कहाँ है इसकी? क्या ये इन्हें कामों के लिए रह गया है बस? वो दुरुस्त लहजे में बोलते खफा हुए। हद कर दी अजमल साहब, बहन है आपकी। इन्होंने ताज्जुब ज़दा लहजे में एहसास कराया। बहन थी, अम्मा अब्बा दुनिया से गए, हमारा भी वास्ता खत्म। वो इंतहाई नागवारी से बोलते सिगार सुलगा चुके थे। खून के रिश्ते हैं अजमल साहब, आपके कहने से क्या होता है? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। मेरे कहने से बहुत कुछ होता है। मेरी एक बात ज़रा अच्छे से बिठा दो लाड साहब के दिमाग में। वो लड़की किसी सूरत इस घर में नहीं आ सकती, इसलिए फ़ज़ूल की कोशिश करना छोड़ दें। वो बावर कराते लहजे में बोले, वो आयरा की आमद से भी बाखूबी वाकिफ़ थे। मैंने इनकी बीवी ने इनके इल्म में लाने की ज़हमत नहीं की थी। मरवान की मंगनी हो गई है बिस्मिल गर्देज़ी के साथ, वो भी इसकी मुकम्मल रज़ामंदी पर। तो फिर इस बिना सर पैर की बातों का मकसद? वो अपने शौहर के मफ़रूज़ात पर नागवारी से बोली थी। खैर तुमने तो मुझे अपनी भतीजी की आमद से बाखबर करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन मैं ज़रूर तुम्हारे नाक़िस इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहूँगा। तुम्हारी नमक हराम भतीजी ने तो तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारे बेटे के कातिल के साथ नया रिश्ता जोड़ने जा रही है, या फिर मुझे लगता है पहले से कोई चक्कर है। इन्होंने गोया बम ही फोड़ा था। वो हैरत से गंग कुछ लम्हे कुछ बोल ही नहीं सकी थी। ये आप क्या कह रहे हैं अजमल साहब? जुमैद ऐसा नहीं कर सकती, और आयरा तो मरवान, मेरा मतलब है मेरी आयरा ऐसा नहीं कर सकती। आपको यकीनन कोई गलतफ़हमी हुई होगी। वो बेयकीनी से गोया हुईं तो वो तंज़िया मुस्कुराए। मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़की खतीब आलमगीर का केस क्यों लड़ रही है? वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। क्यों सच नहीं हो सकता? जो लड़की अपने बाप के कातिल की वकालत पर उतर आए, क्या वो इस शख्स के साथ घर नहीं बता सकती? इस बार इन्होंने इनके जज़्बातियात पर हमला किया था। आयरा जहांज़ेब से बहुत प्यार करती थी, और वो भी तो इसे छोटी बहनों की तरह समझता था। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है अजमल साहब। इनके लहजे से कर्ब आया था। एक बार फिर जवान बेटे का गम याद आया था। तुम इसी खुशफहमी में ज़िंदा रहना, और तुम देखना कि वो लड़की हमें कितनी बड़ी चोट पहुँचाने वाली है। वो नागवारी से बोलते रुख पलट कर लेट गए थे, जबकि वो आँखों में ढेरों आँसू लिए अपने जवान बेटे को याद कर इसकी याद में आँसू बहाने लगी थी।
इस ज़ालिम शख्स ने इस कदर बेदर्दी से गोलियां बरसाई थी कि इसका जिस्म तक छलनी हो गया था। इलाही हाउस में मौजूद इन तीनों नफूस से मिलकर खाना बहुत खुशगवार अंदाज में खाया था। आयरा और मरवान की नोक-झोंक और नौ जारी थी। वो दोनों ही इस वक्त सुमित बेगम के कमरे में मौजूद कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद बातों में मसरूफ़ थे। जहाँ मरवान मुसलसल आयरा को तंग कर रहा था, वहीं दूसरी जानिब से भी भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई जारी थी। फूफो, अब मुझे इजाज़त दें, मम्मा की 2 बार कॉल आ चुकी है। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। वो इनके सरहाने नज़दीक ही सोफ़े पर बैठा घड़ी में वक्त देखता जाने के लिए खड़ा हुआ। आयरा भी जुमर बेगम के पास बैठी थी। नहीं मरवान, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बेटा, आज रात यहीं रुक जाएं। जुमन बेगम की गैर मुतवक्का बात पर वो दोनों ही चौंके थे। निगाहें एक लम्हे को मिली थी। आयरा निगाहें चुरा गई। नहीं फूफो, अम्मा की कॉल आई है, वो परेशान होंगी, अब बस घर ही निकलूंगा। इसने रसानियत से कहते इनकार करना चाहा। नहीं मरवान बच्चे, मैं तुम्हें यूं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी तुम्हारी दादी कहती थी कि यूं तूफानी मौसम में बैल पहलोटी के बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो माँ को याद करके आप दीदा हो गई थी। आयरा ने हैरत से, जबकि मरवान ने मुस्कुराकर अपनी फूफी को देखा था। कैसी बातें कर रही हैं फूफो, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं अब। वो सर झटक कर असदी नरमी से गोया हुआ था। आयरा इन मोहब्बतों पर दिल महसूस कर रह गई थी। खैर, मैं थोड़ी देर और ठहर जाता हूँ, बारिश रुकती है तो फिर चला जाऊंगा। इसने इनकी परेशानी दूर करना चाहिए। मैं गेस्ट रूम रेडी करवा देती हूँ। मम्मा कह रही हैं तो रुक जाओ। इतने नखरे किस बात के दिखा रहे हो? वो इसकी नाना की गर्दान पर जिद हुई। आयरा, जुमर्द बेगम ने बेटी को तंबी करना चाहिए, जो इसकी शोला बयानी पर सिर झटक कर मुस्कुरा दिया था। हाँ मरवान बेटा, आयरा ठीक कह रही है। आप भाभी को कॉल करके बता दें। आयरा जाओ, तुम मरवान के लिए रूम सेट करो जरा। इसका यहाँ कयाम का ऐसा कोई इरादा तो ना था, मगर आयरा को घूरते देख वो किसी शरारती सोच के ज़ेरे असर अपना इरादा मुलतवी कर गया। चलें, अब आप और आयरा जी इतना इसरार कर ही रहे हैं तो रुक जाते हैं, मगर एक शर्त पर। वह लबों में मुस्कुराहट दबाता इसे नजरों के हिसार में लिए बोला। कैसी शर्त? इन्होंने हमें उचकाई थी। यही कि सुबह नाश्ते में तुम अपने हाथ के आलू के पराठे खिलाओगी। इसने जानबूझकर इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। मरवान साहब की खुशफहमी। परसों पेशी है, सुबह जल्दी फर्म के लिए निकलना है। मैं कोई फुर्सत से फारिग घरेलू लड़की हरगिज नहीं हूँ, जो अल्ले सुबह उठकर तुम्हारे लिए पराठे सेकूंगी। इसने इस्तेज़ाइया मुस्कुराकर इसके अरमानों पर पानी फेरा था। चलो कोई बात नहीं, अपने बेटे के लिए पराठे मैं बना दूंगी। जुमर्द बेगम ने बेटी को घूर कर मोहब्बत से कहा। आप तो हैं ही मेरी बहुत स्वीट सी फुप्पो। फूफा भी बहुत स्वीट, लविंग और केयरिंग थे। मुझे समझ नहीं आता ये आतिशफिदा मोहतरमा किस पर चली गई हैं। वो ऊना और शरारत के मूड में था, जबकि इसके चेहरे का नर्म तासुम यकायक तब्दील हुआ था। जबकि मरवान बोल कर पछताया था। मैं गेस्ट रूम रेडी करती हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ी देर में आ जाना। वो सपाट तासुरात के साथ बोलती, बेड से नीचे पाँव रखती, दुपट्टा सही करती, कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि कमरे के माहौल में एकदम तनाव सा पैदा हो गया था। मरवान को उन्होंने सफाई में कुछ कहना चाहा। आप आराम करें फूफो, बारिश थम गई है, मैं बस निकलूंगा। वो इनकी पेशानी पर बोसा देता इलाही हाउस से निकल आया था, जबकि वो इन दोनों के मुस्तकबिल के बारे में तासुफी अंदाज में सोचती आंखें मूंद गई थी। वो इसके लिए गेस्ट रूम सेट करती। कुछ देर बाद रूम में वापस आई तो जुबैर बेगम को सोचों में डूबा पाया। मरवान कहाँ गए मामा? जुमर बेगम इसके तर्ज खिताब पर चौंक गई थी, जो इनकी बेहद ताबेदार औलाद थी, मगर एक मामले में वो किसी की नहीं सुनती थी। चला गया, इन्होंने खुश लहजे में यकलफ्ज़ी जवाब दिया। मगर क्यों? वो हैरान हुई। बस इससे ठहरना मुनासिब नहीं समझा। रात बहुत हो गई है, अब तुम ही जाकर सो जाओ। सुबह फर्म जाना है। सारा दिन मेरे साथ ख्वार होती रही हो। वो सर झटकती बेटी के ख्याल से नम लहजे में बोली थी। जी बस इसी लिए आई हूँ। आज मैं यहीं सोऊंगी, अपनी मम्मा के पास। वो बेड पर चढ़कर बैठती, लाड से बाहें इनके गले में डाल गई। चलो अच्छा है, जरा लाइट ऑफ कर दो। वो जानती थी कि इस वक्त वो लैपटॉप में मुंह देकर बैठने की आदी थी। ये फरमाइश सिर्फ इनकी नासाज तबीयत की बाइस जारी थी। मम्मा, अब तबीयत ठीक है ना आपकी?
वो अब साथ में अपना भी तकिया लगाकर इस्तफसार या गोया हुई थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सो जाओ। इन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी, जो मुस्कुराकर आंखें मूंद गई थी। आलमगीर हाउस के मेहमान खाने में इस वक्त एक अलग ही रंग जमा हुआ था। वो कुछ देर कबल ही एक सियासी जलसा निपटा कर आ रहे थे, जिसमें अच्छी खासी आवाम ने शिरकत की थी और अपनी शिरकत से इस बात का सबूत दिया था कि इस बार भी इलेक्शन में वो सुल्तान खानदान को बड़ी टक्कर देने वाले थे। ये बात पिछले 2 माह से हर फर्द की जबान पर थी कि इंसाफ पार्टी के चेयरमैन उमर आलमगीर का बेटा नाहक कत्ल के इल्जाम में जेल में सड़ रहा है। अवाम की सारी हमदर्दियां आलमगीर खानदान के साथ थीं। वो सुल्तान खानदान से हमदर्दी रखते थे तो ज्यादातर आलमगीर खानदान से, और इन सब की सबसे बड़ी वजह आयरा की मुखालफत थी। उमर, क्या लगता है तुम्हें, अजमल का वो कल का लौंडा सियासत में कदम जमा लेगा? हाथ में दमे सिगार का एक गहरा कश लेते मिर्जा साहब ने भारी आवाज में राय जाननी चाही। मुश्किल है, वो लड़का बाहर से वकालत पढ़कर आया है, उसूलों का बड़ा पक्का है। पाकिस्तान में सियासत करना इसके बस की बात कहाँ। वो शायद मरवान सुल्तान को हल्के में ले रहे थे। एक बार फिर सोच लो उमर, मैं तुम्हें फिर खबरदार करूंगा कि मुझे तो ये सब इस फुलझड़ी लड़की और अजमल के शातिर बेटे की कोई गहरी चाल लगती है। आखिर खून तो एक ही खानदान का है। इन्होंने याद दहानी करानी चाहिए। तुम फिक्र ना करो मिर्जा, वो जो चाबी वाली गुड़िया है ना, तुमने इसे हल्के में ले रखा है। मैं बता रहा हूँ, वो बड़े काम की चीज है। अजमल सुल्तान इस वक्त वो जख्मी शेर है जो एक बेटे को खोने के बाद बाकी सबको चीर फाड़ देने के दर पर बैठा है। हम इस जख्मी शेर की सबसे बड़ी कमजोरी मरवान सुल्तान से बड़ा फायदा उठा सकते हैं, और मरवान सुल्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है वो चाबी वाली गुड़िया, जिसकी लगामें मेरे हाथ में है। जरा वक्त आने दो, कब कैसे और कहाँ क्या चोट पहुंचानी है मैं खूब जानता हूँ, और दूर अंदेशी से गोया हुए। हम्म, तो क्या अपनी बहू बनाने का इरादा है इस चाबी की गुड़िया को? वो तमस्खर से मुस्कुराए। 4 दिन की जिंदगी है, बेफिक्री और अय्याशी से जियो। लड़की कोई भी हो, चंद रातों की अय्याशी के लिए क्या फर्क पड़ता है। बेटा जिद पे उतर आया है तो बना लेंगे बहू भी। अजमल सुल्तान को जख्म देना और ज्यादा आसान हो जाएगा। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराए। हमजा मिर्जा का कहका बेसाख्ता था। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज हर सू अपनी नरम गरम किरणें बिखेरता माहौल में तारीकी से ताजगी सी फूंक रहा था। कल रात इलाही हाउस से वापसी के बाद वो शदीद थकन के बायस ऐसा सोया कि फिर इर्द गिर्द की कोई खबर ही ना रही। बामुश्किल शदीद खुमारी से लबरेज आंखें खोल कर घड़ी में वक्त देखा। जहाँ सुबह के 10 बज रहे थे, मोबाइल मुसलसल थरथरा रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता मुतवक्का नंबर देख वो नजरअंदाज कर गया, जिस तरह वो पिछले कई दिनों से कर रहा था। फिलहाल उजलत में तेजी से पाँव में कंबल हटाता, ड्रेसिंग रूम से अपना ड्रेस उठाता, वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे नाश्ते की मेज पर आया था, क्योंकि अजमल साहब की सख्त हिदायत थी कि आज उसे भी इनके साथ एक सियासी जलसे में शिरकत करने दूसरे शहर जाना था। मामा बाबा कहाँ हैं? साकिब, वो इस वक्त नाश्ते की मेज पर अकेला ही मौजूद था। साहब की तो आज वजीर आला से मीटिंग थी, वो इसी सिलसिले में गए हैं, लेकिन आपके लिए हुक्म है कि आप जलसे में अकेले ही शिरकत करेंगे। मरवान की पेशानी पर बल सिमट आए थे। इलेक्शन करीब थे, ऐसे में सियासी जलसों का होना बड़ी आम सी बात थी, मगर इसके लिए पहाड़ सर करने के मुतरादिफ था। मैं इसका मूड यकदम तब्दील हुआ। इसके लिए 10 मिनट बात करना ही हाल था। कज़ा के घंटा भर डाइस पर खड़े होकर अवाम के सामने तकरीर झाड़ना इंतहा का मुश्किल काम। पास रखे मोबाइल के सिंगारने पर एक नज़र स्क्रीन पर डाली, जहाँ बिस्मिल कॉलिंग जगमगा रहा था। वो बेजारी से मोबाइल साइलेंट पर कर गया। मम्मा कहाँ है? वो सर झटक कर इस्तफसारिया गोया हुआ। अपने रूम में है सर। वो सर इस बात में हिलाता नाश्ते के बगैर ही अपनी जगह से उठ चुका था। सर नाश्ता रहने दो। वो सर झटक कर अपनी माँ के कमरे की जानिब गया था, जो आज शायद कमरे से बाहर नहीं निकली थी, वरना वो मरवान के सारे काम अपने हाथ से करने की आदी थी। वो मजबूत कदम उठाता अपने वालिदैन के कमरे की जानिब आया। दस्तक देने में अंदर से निशात बेगम की आ जाओ की आवाज पर वो मुतजस्सिस सा कमरे में दाखिल हुआ। नीम अंधेरे के बायस आंखों को माहौल से मानूस होने में चंद लम्हों का वक्त लगा था। इस वक्त निशात बेगम को बिस्तर पे लेटा देखकर इसे हैरत हुई थी। मामा, इसकी पुकार पर वो आंखों पर हाथ रख के लेटा था।
यकदम चौंकी। मरवान, तुम खैरियत से बच्चे? वो उठ कर बैठी थी। ऐसे क्यों लेटी हैं? इसने आगे बढ़कर बोर्ड पर हाथ मार कर अंदाजे से लाइट ऑन की थी। बस कुछ नहीं, ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने अपनी नम आँखें खुश कीं। क्यों, क्या हुआ? वो इनके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेता फ़िक्रमंदाना आवाज़ में पूछता पास ही बैठ गया। कुछ नहीं हुआ, बस सर दर्द। मगर मेरी जान, तुम परेशान ना हो, बल्कि आज पार्टी की तरफ से जलसा है। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि तुमने लाज़मी जाना है। वो असमल साहब की तम्बी याद आने पर जल्दी से बोली थी। चला जाऊँगा, आप बताएँ। भाई को याद कर रही हैं? वो शब बेदारी की चुगली खाती आंखें देखकर ही समझ गया था। वो मुझे कब याद नहीं आता, मैं इसे कभी भूली हूँ मरवान। वो आपीदा लहजे में कहती पपक कर रोक पड़ी थी। मम्मा, क्या हो गया है आपको? रिलैक्स रहें। देखिए भाई जहाँ कहीं भी है हमसे बेहतर जगह पर है, आप बेफिक्र हो जाएं। वो इनका रोने के बायस हिचकोले लेता वजूद सीने से लगाता दिलासा देने लगा था। मरवान, जी मामा, तुम्हारे बाबा कह रहे थे आयरा के लिए खतीब आलमगीर का रिश्ता आया है। क्या ये बात सच है? वो मखमसे का शिकार थी। अगर बाबा ने कहा है तो कोई ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। वो धीमी सी आवाज में गोया हुआ था। मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई ऐसा है? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मरवान? वो अपने ही भाई के कातिल से रिश्ता कैसे जोड़ सकती है? तुम समझाओ ना इसको। वो हद से ज्यादा रंजीदा दिखाई दे रही थी। आप इसकी फिक्र ना करें मम्मा, वो अपना अच्छा बुरा खूब जानती है। वो सर्दगी से गोया हुआ था। आयरा की वजह से इसे अपने बारहा अपने वालिदैन के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। कैसे फिक्र ना करूं मरवान, अजमल बहुत नाराज है आयरा से। इसे समझाओ कि वो मुखालिफिन की सिफ में खड़ी होने के बजाय हमारे साथ खड़ी हो। वो इन्हें सीने से लगाए बैठा था, जिनकी हालत बेटे के गम में घुल घुल कर रोज ब रोज गिरती ही जा रही थी। रिलैक्स रहे, मैं समझाऊंगा इसे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, शाम से पहले मुझे हैदराबाद पहुंचना है। और प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा। और परेशान होने की या फिर मेरे इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रात को जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। वो बामुश्किल इन्हें बहलाकर मेडिसिन देता एक गहरी सांस भरकर कारपोच में आया, जहाँ इसके सामने साथ जाने वाली दो गार्ड्स की गाड़ियाँ पहले ही तैयार इसकी मुंतज़िर खड़ी थीं। छोटी बीबी के गार्ड्स को खबरदार कर दिया है ना कि पहले से ज़्यादा होशियार रहें और जैसे ही कोई मशकूक हरकत नज़रों में आए, फ़ौरन मुझे इत्तला करें। गार्ड की बैक सीट पर बैठा वो फ्रंट सीट पर जवान अपने ख़ास आदमी को खबरदार करता संजीदा लहजे में बोला था। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। सर आप फ़िक्र ना करें, बीबी हर वक़्त हमारी टाइट सिक्योरिटी में होती हैं। वो गर्दन मोड़कर इसे मुतमईन करने वाले अंदाज़ में बोला तो वो संजीदगी से सर हिला गया। बिस्मिल गर्देजी के नंबर से अब कॉल्स आना बंद हो गई थी। सुल्तान महर के पार्किंग एरिया से निकलती गाड़ियां तेज रफ्तारी से हैदराबाद की सड़कों की जानिब गामजन थी। शाम का समय था, हर सू अफरा तफरी से छाई हुई थी। कैफे, रेस्टोरेंट, गो के हर जगह ही लोगों का रश सा उमंडाया था। ऐसे में होटल के अलग से गोशे में ग्लास विंडो के पास बैठी आयरा हल्के बैगनी रंग के सादा से शलवार सूट में मलबूस, सर पर सलीके से दुपट्टा लिए, कद्दों पर सियाह रंग चादर डाले, वो आम सहूलिये में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मौजूद थी। वो किसी को इत्तला दिए बगैर ही यहाँ अकेली आई थी। लेकिन जो बात उसे पता लगी थी वो यकीनन कल की पेशी में बहुत फायदेमंद साबित होने वाली थी। दिलावर, तुम्हारा ये सबूत तो पक्का है ना? ऐसा ना हो कि पहले की तरह इस बार भी हमें शिकस्त का सामना हो। वो खदशात में घिरी हुई थी। जी मैडम, खबर पक्की है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रद्द-बदल की गई है और अमला भी आपके मामू के साथ मिला हुआ है। ये हकीकत है, खतीब से गोलियां जरूर चली थी, मगर मौत जिस बुलेट से हुई है वो बुलेट खतीब आलमगीर की गन की नहीं है। खतीब साहब और जहांजेब साहब के दरमियान लड़ाई हो गई थी। मतलब इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था, जबकि दिल के ऐन मकाम पर लगने वाली दोनों गोलियां फासले से चलाई गई थी, जो खतीब साहब की गन की बुलेट की नहीं है। मतलब वही बात कि ये कत्ल प्री प्लान था, कोई था जो पहले से जानता था कि ये सब होने वाला है। और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि हकीकत खतीब साहब के वालिद बहुत अच्छे से जानते हैं कि कत्ल इनके बेटे के हाथों से नहीं हुआ, मगर इन्होंने फिलहाल बेटे के लिए कोई सोर्स नहीं लगाई है, जबकि इनकी एक कॉल पर बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो सारा वज़न आपके कंधों पर डालकर खामोश बैठे हैं। यानी वो इस किस्से को मोहरा बनाकर अपना वोट बैंक पक्का करना चाह रहे हैं और आपकी मुखालफत पर तो वैसे ही चारों सूबों की सियासत हिल कर रह गई है कि इस बार हाल किसके कोर्ट में जाकर गिरेगी।
वो इसकी जानिब से फराहम की गई तफसीलात तवज्जो से सुनती पुरसोच दिखाई दे रही थी। वो दोनों फ़रकीन के दरमियान खेले जाने वाली गेम से पहले ही वाकिफ़ थी। एक ने बेटे को मरवा कर सियासत चमकानी चाही थी, तो दूसरा कत्ल के झूठे इल्ज़ाम को अपने मकसद के तहत कैश कराना चाह रहा था। उमर अंकल मेरी ज़ात को मोहरा बनाकर डबल क्रॉस करना चाह रहे हैं, जबकि वो नहीं जानते हैं। ऐसा करके वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो इससे ज़ाहिया मुस्कुराई थी। खतीब ने महज़ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, कत्ल नहीं किया था। यानी कल हम अदालत में ये बात साबित करें तो सेक्शन 324 के तहत ज़मानत मुमकिन है। वो समझकर सर हिला गई। इस बार इसके पास अजमल सुल्तान के खिलाफ बहुत से ठोस सबूत मौजूद थे। अगरचा अभी इन्हें कातिल साबित करना इसके बस से बाहर था, तो फिलहाल कुछ ना सही, कम से कम ज़मानत तो लेने में कामयाब हो सकते थे। ओके, थैंक यू, अब मैं चलूँगी। दो दुपट्टा ठीक करती उठ खड़ी हुई, साथ ही कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। इरादा खतीब से मिलने का था, जो अभी ज़ेरे हिरासत था। कैसे हैं खतीब? वो इस वक़्त बेहतर हालात के लॉकअप में मौजूद था। आयरा को देख किताब एक जानिब रखता मुस्कुराता हुआ नज़दीक आया, जो सलाखों के इस पार खड़ी थी। मैं ठीक हूँ आयरा, आप बताएँ कैसी है? इसने मुस्कुरा कर सवाल किया। आयरा ने ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जायज़ा लिया, जिसे यकीनन बाप की वजह से यहाँ बहुत सी सहूलियात मुयस्सर थीं। मैं ठीक हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी, जी, बोले। आपने मुझे बताया था कि आपकी और जाज़ेब भाई की काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी, मगर ये नहीं बताया था कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई कहाँ से थी? वो पुरसोच थी। मैंने आपको बताया तो था, सियासी मामलात की वजह से हमारी कभी नहीं बनी। इसने एक बार फिर बात घुमाई थी। खतीब, आपने पहले भी मेरी बात को रद्द किया था। इस बार आपको बताना ही होगा, क्योंकि कत्ल जिसने भी किया है, असल वजह वो लड़ाई ही थी। बताएँ क्या वजह थी? वो इतना अच्छे से जानती हूँ कि बात वो नहीं जो आप बता रहे हैं। मुझे असल वजह जाननी है। वो संजीदगी से गोया हुई। क्या आप सुन पाएँगी? इससे अचंभा हुआ। ऐसी भी क्या बात है? आप हैं वो वजह। व्हाट? मैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो गरजी। देखा, नहीं सुन पाई ना आप? मुझे सीधे तरीके से बताएँ कि आखिर वजह क्या है? आयरा, मैं शुरू से ही आपसे मोहब्बत करता हूँ, और इस बात का इज़हार एक दिन मैंने गुस्से में आपके भाई के सामने भी कर दिया। मुझे लगा वो आपको बहनों की तरह समझता है, इसलिए मुझसे लड़ पड़ा है। मगर दरहकीकत वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? आयरा, जहांज़ेब आपको पसंद करता था, आपसे शादी करना चाहता था। जब इसने मेरे सामने इस बात का इज़हार किया तो मेरा खून खौल उठा, और मैं इसे कत्ल की धमकी दे बैठा, और मुखालिफिन ने इस बात का फ़ायदा उठाया। इस रात हमारे टकराव पर गोलियां ज़रूर चली थी, मगर जहांज़ेब को जो गोली लगी वो मेरी बंदूक की नहीं थी। वो कुछ मनगढ़ंत और कुछ हकीकत के साथ सफाइया लहजे में गोया हुआ। क्या, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप खतीब? वो हैरत से कंग कुछ कह ही ना सकी थी। देखा, मुझे पता था कि आपको यकीन ही नहीं आएगा, मगर यही सच है। जहाँ ज़ेब को जो गोली लगी, वो मेरी गन से नहीं चली थी, मगर कोर्ट में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक भाई के जिस्म में जो बुलेट थी, वो आपकी गन से चलाई गई थी। वो अपनी हैरत पर काबू पा चुकी थी। अब वो इसके दिल की बात जानना चाह रही थी। मुझे सिर्फ तुम्हारे मामू जान फंसाना चाह रहे हैं, जबकि ये बात आप भी बाखूबी जानती हैं कि अपने बेटे के कातिल वो खुद हैं। वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हुई थी। तैयार रहिएगा, कल फिर नए सबूतों के साथ कब्र अदालत में मुलाकात होगी। वो सुन्न होते दिमाग के साथ वापस पलट आई थी। ज़हन में बहुत सारी सोचें बाज़गश्त कर रही थी। आज अदालत में पेशी थी। ठोस सबूतों और गवाहों की बिना पर आयरा इलाही खतीब आलमगीर की जमानत कराने में कामयाब रही थी। खतीब आलमगीर की हमराही में सिंध हाई कोर्ट के बाहर प्रेस वालों के गिर्द खड़ी आयरा अपनी फतह पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। इंसाफ पार्टी के कारकुनान मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे। अलबत्ता मरवान सपाट तासुरात के साथ अजमल साहब की हमराही में कमरा अदालत से बाहर आया था। इसकी लाख पास पुलिस के बावजूद वो इन्हें प्रोटोकॉल के साथ घर रवाना करता खामोशी से पार्किंग एरिया में आया।
जहां आयरा की गाड़ी बीमार ड्राइवर मौजूद थी। इशारे से ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकलने का कहता। वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। मिस आयरा हबीब इलाही, आज खतीब साहब की जमानत हो गई। एक बात जो मीडिया के साथ साथ अवाम भी जानना चाहती है, क्या आप अपने ही मामू के खिलाफ क्यों खड़ी हुई हैं? अजमल साहब पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया गया है। इसकी बड़ी वजह क्या है? एक रिपोर्टर ने माइक आयरा की जानिब करते सवाल किया। मैं हक के साथ खड़ी हूँ और शऊर का तकाजा भी यही है कि जब बात हक को इंसाफ किया जाए तो घर, कबीला, खानदान, रंगो नस्ल, हस्बो नस्ब, अपना पराया कुछ मायने नहीं रखता। वो सपाट अंदाज में असली निडर लहजे में गोया हुई थी। आपका कहने का मतलब है कि जहांगीर सुल्तान के कातिल इनके वालिद साहब, यानी आपके मामू और अवामी पार्टी के चेयरमैन अजमल सुल्तान ही हैं। निजी चैनल के सहाफ़ी के सवाल पर वो चौंकी। अजमल सुल्तान पर लगाया गया कत्ल का इल्ज़ाम अभी तक अदालत में साबित नहीं हो सका। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल हम कातिल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जहांगीर सुल्तान पर गोली बहुत करीब से चलाई गई थी, मगर रिपोर्टर से ये बात साबित हुई है कि वो गोली खतीब आलमगीर के रिवॉल्वर से नहीं चलाई गई थी। बल्कि हम ये बात अदालत में साबित कर चुके हैं कि रिपोर्ट चेंज की गई थी। वो निडर लबो लहजे में बोलती अब रिपोर्टर के झमगट्टे से बाहर निकल आई थी। तो मैडम, आप ये कहना चाहती हैं कि जहांगीर साहब का कत्ल एक मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत हुआ था और इस कत्ल के पीछे इनके वालिद मोहतरम का हाथ है? आप इतना बड़ा इल्ज़ाम आखिर किस सबूत की बिना पर लगा रही हैं? क्या आप इस कत्ल की आड़ में कोई पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी निकालना चाह रही हैं? रिपोर्टर्स मज़ीद सवालात कर रहे थे, मगर वो खतीब को इशारा करती। नो मोर क्वेश्चंस का बोर्ड चेहरे पर सजाती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। वो अपनी जून में पैसेंजर सीट पर बैठने ही लगी थी कि फ्रंट सीट का डोर खुला और ड्राइवर सीट पर मरवान को बरजमान देख हैरान हुई। जल्दी बैठो, वह दरजा संजीदगी से बोला था। नजरें सामने सड़क पर झमघट्टा लगाए मीडिया के नुमाइंदों पर मरकूज थी, जो मुस्कुराते हुए खतीब के सवालात की बौछार कर चुके थे। वो मीडिया की नजरों में आए बगैर जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठी और झट दरवाज़ा बंद किया। वो विंडो ग्लास पहले ही चढ़ा चुका था, जबकि इसके बैठने ही वो तेजी से गाड़ी भगा ले गया। मुबारक हो बैरिस्टर साहिबा। इसका लहजा इंतहा का सट था। आयरा ने फिलहाल खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। मिल गया तुम्हारी बेचैन रूह को सुकून? इसकी खामोशी पर वो तंजिया अंदाज में बोला था। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वो नजरअंदाज करती आम से लहजे में बोली थी। खामोश होकर बैठी रहो। वो सर्दगी से गोया हुआ तो वो कंधे उचकाती मोबाइल पर मसरूफ हो गई थी, जबकि इसने दांत पीस कर मोबाइल इसके हाथ से झपटने के अंदाज में छीना था। अब क्या है? वो हैरान हुई। मेरा दिमाग मत खराब करो आयरा। ऐसा ना हो मैं गुस्से में कुछ कह बैठूं। शदीद तैश के बायस दिमाग की रगें तक फूल रही थी। धमकी दे रहे हो? इसके गुलाबी चेहरे का तासुर यकायक तब्दील हुआ था। आयरा, मैंने कहा खामोश रहो। पता है तुम्हारी वजह से कितनी सबकी झेलनी पड़ रही है हमें। वो ज़ब्त से बोला था, जबकि गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। ओह! तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को सिर्फ़ अपनी शर्मिंदगी, नाम और साख ख़राब होने की फ़िक्र है। मेरे दुःख का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? वो शदीद तासुफ़ी लहजे में गोया हुई थी। कौन-सा दुःख है तुम्हारा? ऐसा कौन-सा दुःख है तुम्हारा जो ख़त्म ही नहीं होता? सोचें थीं जो दिमाग पर पूरी तरह हावी थीं। आप रहने दीजिए मरवान साहब, आप नहीं समझेंगे। पहले कभी समझा है जो अब मेरे दुःख का अंदाज़ा होगा। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। जानती हो कि तुम फ़ख्र से जिस मुजरिम को रिहा करवा कर आ रही हो, वो बदबख्त जहांगीर सुल्तान का कातिल है। वो जहांगीर सुल्तान जिसने तुम्हें हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो क्या कर गुज़रता। जबकि वो बेरुखी से रुख मोड़ती खामोश हो गई थी। हलक से आवाज़ निकलने से इनकारी हुई थी, जबकि वो इसकी पुश्त देख लबों पर मुट्ठी जमाए ज़ब्त कर गया। घर छोड़ दो मुझे। वो अनजान रास्ते देख तल्ख़ी से बोली थी, जबकि वो सर झटकता गाड़ी का रुख मोड़ चुका था। काफ़ी देर गुज़र गई, दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। उतरो। गाड़ी एक झटके से इलाही हाउस के ऐन सामने आकर ठहरी थी। वो बगैर इस पर एक निगाह डाले गाड़ी से उतरने लगी थी, जबकि वो भी नज़रें फेर कर बैठा इसके उतरने का मुंतज़िर था। दोनों के दरमियान अना की दीवार हायल थी। वो गाड़ी से उतरती जाने से कब एक लम्हे को पलटी थी। इस वक़्त अपने भाई के कातिलों को यूँ खुलेआम घूमता देख जितना दुःख आपको हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी इतनी ही तकलीफ़ महसूस होती है जब अपने बाप के कातिल
اور تمہارے باپ کو یوں آزاد خوش و خرم زندگی گزارتا دیکھتی ہوں۔ میرے باپ کا خون اتنا سستا نہیں تھا مروان سلطان کہ کوئی بھی بہا دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں اپنے باپ کے ناحق قتل کا بدلہ ضرور لوں گی۔ سنا تم نے، اور اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو ویسے بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وقت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل لیں، کیونکہ میں تو مر کر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لوں گی۔ وہ دانت کچکچا کر بولتی ایک جھٹکے سے پلٹتی لائی ہاؤس کی دہلیز عبور کر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں میچتے ساکت و خاموش بیٹھا تھا۔ دیکھ لیا بیگم اپنے بھائی کی گندی اولاد کو، کیسے اس نے تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو آزادی بخشوائی ہے۔ وہ انتہائی ناگواریت سے گویا ہوئے تھے۔ نشاد بیگم تو خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی اجمل صاحب، آپ کچھ بھی کریں، مجھے میرے بیٹے کے قاتل چاہیے۔ وہ شدید کرب سے دو چار تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہاری تو بڑی ممتا ٹپکتی ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ جب میں کہتا تھا تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اس کا باپ اور یہ دونوں آستین کے سانپ ہیں۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اپنی بہن کو تمہارے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ وہ شدید ناگواری سے بول رہے تھے، جبکہ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کے اپنے آنسو ضبط کرنے میں کوشاں تھی۔ اور وہ تمہارا نکما نکھٹو بیٹا ابھی بھی عاشقیاں بھگا رہا ہے۔ وہ مسلسل کمرے میں مارچ کر رہے تھے، کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے سمت کی کر چھوڑائے۔ وہ ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی جو چونک کر ٹھہرے۔ کیوں، تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ وہ اچھمبے سے گویا ہوئے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ روم سے اپنی چادر اٹھاتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اب جا ہی رہی ہو تو اپنی اس آوارہ بھتیجی کو صاف لفظوں میں سمجھا دینا کہ اپنے قدموں کا رخ موڑ لے، ورنہ اس بار انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انتہائی شفاف لہجے میں باور کراتے گویا ہوئے تھے۔ نشاد بیگم کے پاؤں تب کپ کپا گئے تھے، مگر پھر وہ نظر انداز کرتی دل میں دیر و برا گمان لیے وہاں سے نکل آئی تھی۔ مروان کی گاڑی سلطان محل میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں سے دوسری گاڑی نکلتی دیکھ وہ متعجب ہوا تھا۔ عابد ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس سے سوال کیا تھا، یہ باہر کون گیا ہے؟ وہ سوالیہ گویا ہوا تھا، سر بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ انہیں الہی ہاؤس سے جایا جائے۔ مروان کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا تھا۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ وہ حیران و پریشان دونوں ہوا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن وہ سر بیگم صاحبہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا الٹے پاؤں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا الہی ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ وہ کافی دیر سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی، اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ وہ عجیب منظار میں پھنسی تھی، ایک طرف باپ کی محبت تھی تو دوسری جانب اس کی بچپن کی محبت، جو ان حالات میں بھی ہمیشہ اس کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑا رہا تھا۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ اجمل سلطان پر اپنے باپ کا خون بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ عائرہ بی بی، وہ جو کمرے میں واپس آتی ڈھیروں آنسو بہا چکی تھی، دروازے کی دستک پر بے دردی سے گال لگے تھے۔ وہ بی بی، نیچے مروان صاحب کی والدہ اور آپ کی مامی آئی ہیں، آپ کو نیچے بلوایا ہے، کشمالہ بی نے آگاہی دینے والے لہجے میں کہا، تو ایک لمحے کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل یہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں بعد ان کی آمد پر حیرت زدہ سی دوپٹہ لیتی وہ ان کی ہمراہی میں ہی نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ مامی کو بیٹھنے کو کہا تھا آپ نے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتی صرف ساریہ بولی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ کشمالہ بھی انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھا کر اسے بلانے چلی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ کشمالہ بھی، آپ ماما کو بھی بلائیں۔ وہ پھرتیلی سے بولتی ساری تلخی اور رنجشیں ایک طرف کرتی مسکراتے لہجے میں کہتی ان کے گلے لگنے کو تھی، جنہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مروان بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ بے شرم، بے حیا، بغیرت لڑکی، اپنے اس عاشق کے خاطر اپنے بھائی کے قاتل کو لہا کر آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ مروان کے قدم تو زمین پر جم سے گئے تھے۔ نمک حرام، تم نے میرے بھائی کا نام ڈبو کر رکھ دیا، انتہائی تیش میں بولتے آئرہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مروان جو سکتے کسی کیفیت میں ٹھہر سا گیا تھا ایک دم گڑبڑا کر آگے بڑھا تھا۔ عائرہ حیران و پریشان سی ان کے زہریلے لفظ برداشت نہیں کر پائی تھی کہ وہ مزید نفرت جتانے پر اتر آئی تھی۔ چٹاک نشاد بیگم کا ہاتھ نہیں رکا تھا،
बल्कि पे दर पे वो कई थप्पड़ रसीद कर गई थी जो आयरा की हस्ती हिला कर रख गए थे। मम्मा ये क्या कर रही हैं आप? मेहरबान तेजी से 10-15 कदमों का फासला तय करता इनके नजदीक आता, इन्हें थाम कर पीछे हटा चुका था, जबकि वो तो बेयकीनी किसी कैफियत से दो चार सुर्ख चेहरा लिए गाल पर हाथ रखे अपनी माँ जैसी मामी को देख रही थी, जिन्होंने इसके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो आज तक किसी ने करने की ज़रूरत नहीं की थी। निशात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? ज़ुमर बेगम जो निशात बेगम की आमद का सुन खुशी-खुशी कमरे से बाहर आई थी, मगर अपनी भावच के इंतहाई गलीज़ लफ्ज़ों और इनकी हरकत देख इंतहाई तैश में आगे बढ़ी थी, जबकि मरवान तो हैरान और परेशान सा कभी सुर्ख चेहरा लिए खड़ी आयरा को देख रहा था, तो कभी आपे से बाहिर होती माँ को। आ जाओ तुम भी आ जाओ, ये तरबियत की है तुमने इस लड़की की? अरे इसने तो हमारे खानदान का नाम तक डिबो दिया। पहले ही अल्लाह ने मेरे खानदान को कोई वारिस नहीं दिया, ऊपर से तुम्हारी नामुराद बेटी की ये हरकतें। मरवान ने एक बार फिर आगे बढ़ती अपनी माँ को बामुश्किल काबू किया, जो ढीठ बनी खड़ी आयरा को एक बार फिर थप्पड़ रसीद करने के घर से आगे बढ़ी थी। माँ क्या हो गया है आपको? होश करें। आयरा के बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने का सोच भी कैसे सकती हैं? वो माँ को संभालता पूरी तरह चिंगाड़ा था। मरवान, सिर्फ तुम्हारी शय हासिल है इस लड़की को, जो ये आज हमारे मुंह को आ गई है। बदबख्त उमर बेगम तो हवास फाख्ता सी रह गई थी। आंखें बेटी के साथ के परखचे उड़ाते देख झरने की मानंद बह उठी थी। आयरा अपने रूम में जाओ तुम। इस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती देख पलट कर आयरा को तैश में वहां से जाने को कहा था, जो कतराई हुई आंखों में बेयकीनी लिए खड़ी थी। तुम दूर रहो मेरे बेटे से। शर्म नहीं आती तुम्हें एक साथ दो-दो मर्दों को पागल बनाते हुए? वो मज़ीद दुरुस्तगी से दहाड़ी थी। माँ, वो बामुश्किल इनके लफ्ज़ों पर ज़ब्त कर पाया था, इसने पलट कर गुस्से से आयरा को देखा था। आयरा जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? वो खुद को बेबस महसूस करना इस पर बरहम हुआ जो अब तक टीटों की तरह निशात बेगम के पास ही खड़ी शायद मज़ीद थप्पड़ खाने का इरादा रखती थी। मैं क्यों जाऊँ? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, जो मुँह छुपाती फिरूँ? ज़रा मुझे भी बताएँ ना मिसेज़ अज़मन, कि आखिर मेरी ऐसी कौन-सी आशिकियों के किस्से सुन लिए हैं इन्होंने, जो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाए बगैर सुकून नहीं मिला? वो मरवान की दाढ़ पर शदीद नफ़रत से चिंगाड़ी थी। क्यों एक तरफ तुमने मेरे बेटे को अपने पीछे पागल बनाया हुआ है, दूसरी तरफ इस खतीब आलमगीर से वो एक बार फिर से गुस्से से ज़हर उगलने लगी थी। माँ प्लीज़, बेटे के लहजे की तेज़ी और ज़ब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख इन्होंने नफ़रत भरे अंदाज में बामुश्किल अपने लफ्ज़ों पर काबू किया था। तुम हटो भी इससे मरवान। छोड़ दो भाभी को, अपनी नफ़रत की आग बुझा लेने दो इन्हें। मैं भी देखती हूँ कौन हाथ लगाता है मेरी बच्ची को। निशात बाप मरा है इसका, माँ अभी जिंदा है, लावारिस नहीं है मेरी बच्ची जो आप और भाई साहब इसके साथ कुछ भी कर लें। जुमन बेगम बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी होती सख्त लहजे में गुर्राई थी। निशात बेगम को एकदम चुप्पी सी लगी थी, जो कि वो आंखों में ढेरों नमी और शिकवे समोए सपाट चेहरा लिए इनके अकाब में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फूफो रिलैक्स, मामा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आयरा, फूफो को रूम में लेकर जाओ। इस बार वो मामले की नजाकत के तहत नरमी से बोला था। मैं कहीं नहीं जा रही। अल्लाह का वास्ता तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ। बल्कि बेहतर यही होगा कि हमारी ज़िंदगियों से भी जाओ। अकेला छोड़ दो हमें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, सुकून की ज़िंदगी गुज़ारने दो हमें। सुमन एकदम इसके इनके आगे हाथ जोड़ती इंतहाई कर्ब से बोली थी। इसने पुप्पी की बेबसी पर तड़प कर नफ़ी में सर हिलाते इन्हें थामना चाहा था। चलो यहाँ से मरवान, आज से हमारा इन माँ बेटी से कोई वास्ता नहीं है। सही कहते हैं अजमल साहब, मेरा भाई मर गया, अब हमारा इनका हर वास्ता ताल्लुक खत्म। वो दुरुस्तगी से बोलती मरवान को अपने साथ ले जाने लगी, जिसकी नजरें जुमर बेगम को संभालती आयरा पर टिकी थी। मेहरबानी आपकी, जुमर बेगम नागवारी से बोलती रुख फेर गई, जबकि आयरा इन दो माँ बेटे पर एक ताज्जुब की निगाह डालती जुमर को संभालती रूम में ले गई थी। मरवान की नजरों ने दूर तक इनका पीछा किया था। मम्मा, ये क्या किया है आपने? वो माँ को देखता शिकवा किनारे लहजे में बोला, जो खुद भी अजीब सी कैफियत से दो चार थी। चलो यहाँ से, और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम क्या अब अगर तुमने अपनी माँ और बाप के खिलाफ जाने की कोशिश की या इन माँ बेटी से कोई भी वास्ता ताल्लुक रखा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। वो सख्ती से बोलती। मरवान ने आंखें मीच कर खुद पर जब्त किया था। फिलहाल यहाँ से चलें प्लीज, और एक ताज्जुबी निगाह खाली दरो दीवार पर डालता इनकी हमराही में इलाही हाउस से पलट आया था। जारी है। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आपको आज की किस्त कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کہانی میں کیا ٹویسٹ آنے والا ہے؟ کیا مروان آئرہ کو یوں ہی چھوڑ دے گا یا اس کا ساتھ دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔